जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से कनेक्शन रखते हैं, मेरी एक बात याद रखना, कोई भी कंपोनेंट को बनाने या मैन्युफैक्चरिंग करने के दो ही तरीके हैं। एक है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यानी घटाना, और दूसरा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी जोड़ना। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को आप ऐसे समझो जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े ब्लॉक से एक्स्ट्रा पत्थर छेनी हथौड़े से हटाकर एक सुंदर मूर्ति तैयार करता है। वो हो गया घटा घटा के कोई चीज बनानी। और इसी तरह से एक सीएनसी मशीन मेटल के एक सॉलिड ब्लॉक से मटेरियल काट काट कर यानी सब्ट्रैक्ट करके कोई पार्ट बनाती है। अब इस प्रोसेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, काफी मटेरियल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो हिस्सा काट कर हटाया जाता है वो अक्सर बेकार हो जाता है। उसे रिसाइकिल करो, दोबारा मटेरियल बनाओ, फिर से काटो। और इसका बिल्कुल उल्टा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम आम भाषा में 3D प्रिंटिंग कहते हैं। ये चीजों को बनाता है लेकिन मटेरियल हटाकर नहीं, बल्कि मटेरियल जोड़कर। जैसे मिट्टी को जोड़ जोड़ के बर्तन बनाए जाते हैं, 3D प्रिंटिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये लेयर बाय लेयर मटेरियल को जोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट को जीरो से बनाती है। इससे मटेरियल की बर्बादी बहुत कम होती है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप बड़ी आसानी से बनाई जाती है। 3D प्रिंटिंग जब से मार्केट में आई है ना, इसने दुनिया में कहर ढा रखा है। लोग पहले प्लास्टिक की चीजें 3D प्रिंट करते थे, आजकल टाइटेनियम जैसे हार्डेस्ट मटेरियल के पार्ट भी 3D प्रिंटिंग पे बन रहे हैं। इसलिए सबके लिए इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की टॉप 8 मोस्ट एडवांस एंड मोस्टली यूज्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में। हम जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, इनसे कौन से पार्ट बनाए जाते हैं एंड ये कहां-कहां यूज नहीं की जा सकती। So be with me till the end of this video and let's start. 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की लिस्ट में नंबर 1 पे आती है FDM यानी कि फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी। अब फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या FDM 3D प्रिंटिंग की सबसे कॉमन और जानी मानी टेक्नोलॉजी है। इसका काम करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें एक रॉ मटेरियल एक प्लास्टिक के धागे या फिर तार की तरह होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट एक स्पूल या रील पर लिपटा होता है। प्रिंटर इस फिलामेंट को एक गर्म नोजल जिसे एक्सट्रूडर कहते हैं उसमें खींचता है, जहां ये पिघल जाता है और फिर प्रिंटर का प्रिंट हेड कंप्यूटर से मिले इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक्स और वाई डायरेक्शन में घूमता है और इस पिघले हुए प्लास्टिक को बिल्ट प्लेटफॉर्म पर एक लेयर के रूप में जमा करता है। प्लास्टिक नोजल से बाहर आते ही ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है और नीचे वाली लेयर के साथ चिपक जाता है। एक लेयर पूरी होने के बाद बिल्ट प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीचे चला जाता है और अगली लेयर बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक पूरा कंपोनेंट ना बन जाए। एफडीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मॉडल्स यानी किसी आइडिया के शुरुआती फिजिकल मॉडल्स बनाने के लिए, सस्ते और जल्दी प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और जो सिर्फ अपने शौक के लिए छोटे मोटे पार्ट बनाते हैं उनके लिए काफी बेस्ट है। बट एफडीएम से बने पार्ट्स की एक्यूरेसी और डिटेल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। उनकी सरफेस पे लेयर्स की लाइन साफ दिखाई देती है, जिससे सरफेस थोड़ा सा रफ रहता है। लिस्ट पे नंबर 2 पे आती है SLA यानी स्टीरियो लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी। स्टीरियो लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी या SLA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्लास्टिक के पार्ट्स बनाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। इस प्रोसेस को वैट फोटोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसमें एक स्पेशल लिक्विड प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जिसे रेजिन कहते हैं। इस रेजिन की खासियत यह है कि जब इस पर अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी लाइट पड़ती है तो ये तुरंत ठोस यानी कि सॉलिड हो जाता है। SLA प्रिंटर के अंदर इस लिक्विड रेजिन का एक टैंक या फिर वैट होता है। एक बहुत ही आधुनिक और हाई प्रिसीजन यूवी लेजर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर डिजाइन के अकॉर्डिंग रेजिन के ऊपर लेयर का एक शेप ड्रॉ किया जाता है। जैसे लेजर की रोशनी रेजिन पर पड़ती है वो उसी जगह सॉलिड हो जाता है। जब एक लेयर बन जाती है तो बिल्ड प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मूव करके नीचे आ जाता है और उसके बाद अगली लेयर सॉलिड होनी शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा ऑब्जेक्ट ना बन जाए। SLA टेक्नोलॉजी का यूज वहां किया जाता है जहां बहुत ज्यादा डिटेल और एकदम स्मूथ सरफेस की जरूरत होती है। इसलिए इससे हाई फाइडेलिटी प्रोटोटाइप्स, ज्वेलरी के मास्टर पैटर्न्स और डेंटल फील्ड में मॉडल और सर्जिकल गाइड्स बनाए जाते हैं। बट प्रिंट होने के बाद पार्ट्स थोड़े चिपचिपे गीले रेजिन से ढके होते हैं, जिन्हें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से धोना पड़ता है। इसके बाद उन्हें अपनी पूरी मजबूती हासिल करने के लिए दोबारा यूवी लाइट क्यूरिंग चैम्बर में डालना पड़ता है, जो कि एक अलग से प्रोसेस है। तो कंपोनेंट बनता तो आसानी से है लेकिन तामझाम बड़ा है इसमें। नंबर 3 पे आती है DLP यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग यानी DLP काम करने में SLA जैसी ही होती है। ये भी यूवी लाइट से सॉलिड होने वाले लिक्विड रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क लाइट सोर्स का होता है। अब जहां पे SLA एक लेजर का सिंगल पॉइंट का इस्तेमाल करके पूरी लेयर को लाइन बाय लाइन ड्रॉ करती है, वहीं DLP एक डिजिटल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करती है। अब ये प्रोजेक्टर बिल्कुल एक मूवी प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर की तरह एक पूरी लेयर की इमेज को एक साथ एक ही फ्लैश में रेजिन पर प्रोजेक्ट करता है। ये इमेज एक स्पेशल चिप जिसे डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस कहते हैं की मदद से बनाई जाती है। इस चिप पर लाखों छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं जो लाइट को डायरेक्ट करके लेयर का शेप बनाते हैं। डीएलपी का सबसे बड़ा सीधा सा फायदा है इसकी स्पीड, क्योंकि ये पूरी लेयर को एक ही बार में क्योर कर देती है। ये एसएलए से काफी तेज है और स्पीड की वजह से डीएलपी टेक्नोलॉजी छोटे छोटे डिटेल्ड पार्ट्स की लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज होती है। हालांकि इसका इस्तेमाल भी डेंटल, ज्वेलरी और प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशंस में ही होता है। लिस्ट पे नंबर 4 पे है एसएलएस यानी कि सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग टेक्नोलॉजी। अब आ रही है धीरे धीरे धाकड़ चीजें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सीधी सीधी बात बता देता हूं कि ये सारी टेक्नोलॉजी सुपर डुपर एडवांस है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन सीएनसी मशीनिंग की जगह ना पहले कम हुई थी और ना कभी आगे होगी। एंड इवन ये सारी मशीन्स भी सीएनसी कंट्रोलर्स पे ही चलती हैं। इसलिए अगर आप भी सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो और इसमें आगे बढ़ना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, कैसे सीखें, कितना सीखना है, कितना रह गया, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी मशीन को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से। उनको पता ही नहीं कि सीएनसी क्या है, सीएनसी का सी भी नहीं पता। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, वो भी जिंदगी भर के लिए। वैसे इस कोर्स का प्राइस 2799 रुपए रखा गया है, जो कि पहले ही बहुत कम है। लेकिन अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके खरीदते हो तो आपको ये कोर्स और भी एडिशनल डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो अभी मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप ये कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द 3D प्रिंटिंग। तो हम बात कर रहे थे लिस्ट में नंबर 4 पे आने वाली सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग टेक्नोलॉजी यानी SLS के बारे में। अब सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग या SLS एक ऐसी अनोखी टेक्नोलॉजी है जो प्लास्टिक पाउडर का इस्तेमाल करके मजबूत और फंक्शनल पार्ट्स बनाती है। SLS प्रिंटर में एक बिल्ड चैम्बर होता है जो प्लास्टिक के पाउडर से भरा होता है। इस पाउडर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम गर्म रखा जाता है। एक रोलर या ब्लेड इस पाउडर की एक बहुत पतली लेयर बिल्ड प्लेटफॉर्म पर फैला देता है। इसके बाद एक हाई पावर लेजर कंप्यूटर डिजाइन के अनुसार उस लेयर पर पार्ट का क्रॉस सेक्शन ट्रेस करती है। लेजर की गर्मी से पाउडर के पार्टिकल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं और इसी प्रोसेस को सिंटरिंग कहते हैं। जब एक लेयर बन जाती है तो प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे हो जाता है, पाउडर की लेयर दोबारा फैलाई जाती है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक पार्ट पूरा तैयार नहीं हो जाता। एसएलएस का सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग फायदा ये है कि इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंट हो रहे पार्ट के आसपास जो लूज पाउडर होता है वो खुद ही उस पार्ट को सपोर्ट देता रहता है। इसलिए इंजीनियर्स को ऐसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने की आजादी मिलती है जो एफडीएम या फिर एसएलए से बनाना नामुमकिन है। इसका इस्तेमाल एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और मेडिकल इंडस्ट्रीज में मजबूत फंक्शनल पार्ट्स, प्रोटोटाइप्स और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए काफी होता है। इससे बने पार्ट्स की स्ट्रेंथ इंजेक्शन मोल्डिंग से बने पार्ट्स के बराबर होती है। काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं इनसे बने हुए पार्ट। हालांकि इनका सरफेस फिनिश थोड़ा सा खुरदरा यानी कि ग्रेनी होता है क्योंकि पाउडर पूरी तरह पिघलता नहीं। लिस्ट नंबर 5 पे आती है बाइंडर जेटिंग टेक्नोलॉजी। अब बाइंडर जेटिंग टेक्नोलॉजी एक और पाउडर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये लेजर की जगह एक लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल करती है। इसका काम करने का तरीका एक 2D इंकजेट प्रिंटर जैसा होता है। जैसे एक इंकजेट प्रिंटर कागज पर इंक स्प्रे करता है, वैसे ही बाइंडर जेटिंग प्रिंटर पाउडर के बेड पर एक लिक्विड बाइंडिंग एजेंट यानी चिपकाने वाले पदार्थ की बूंदें स्प्रे करता है। बेसिक प्रोसेस की शुरुआत में एक रोलर पाउडर की एक पतली लेयर फैलाता है। ये पाउडर मेटल, सैंड या फिर सेरामिक हो सकता है। इसके बाद एक इंकजेट स्टाइल प्रिंट हेड उस पाउडर के ऊपर से गुजरता है और डिजाइन के मुताबिक बाइंडर की बूंदें छोड़ता रहता है और ये बूंदें पाउडर के कणों को आपस में चिपका देती है। जब एक लेयर पूरी हो जाती है तो प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, पाउडर दोबारा फैलाया जाता है और दोबारा से बूंदें स्प्रे करी जाती है और लेयर बाय लेयर हमारा कंपोनेंट तैयार है। देखो बन हर एक चीज लेयर बाय लेयर ही रही है प्रिंटिंग की तरह, ये चीज आप ध्यान में रखें। बाइंडर जेटिंग टेक्नोलॉजी तेज तो है ही और साथ साथ इसके दौरान हीट का इस्तेमाल भी नहीं होता, इसलिए पार्ट्स के वाप होने यानी कि मुड़ने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल मेटल कास्टिंग के लिए सैंड मोल्ड्स और कोर्स बनाने में किया जाता है। फाउंड्रीज के लिए ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है क्योंकि इससे वो कॉम्प्लेक्स सैंड मोल्ड कुछ ही घंटों में बना सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल तरीके से इन्हें बनाने में हफ्ते लग जाते हैं। इवन आप इस पे फुल कलर 3D मॉडल्स बना सकते हो अलग अलग रंग के बाइंडर्स का इस्तेमाल करके। सोचो कंपोनेंट भी बन रहा है वो भी कलरफुल, पूरा प्रिंटर ही है यार, ये कलर प्रिंटर हो गया ये तो। लेकिन इसका पंगा ये है स्पेशली इस प्रिंटर का, इसके पार्ट बनने के बाद बहुत सॉफ्ट होते हैं
और उन्हें अच्छे से हार्ड करने के लिए अलग से फर्नेस में डालना पड़ता है, जो एक तरह से अलग प्रोसेस है और एक प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। अब आती है लिस्ट में नंबर 6 पे सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग यानी कि SLM या फिर डायरेक्टिव मेटल लेजर सिंटरिंग यानी कि DMLS टेक्नोलॉजी। अब आया असली माल। अब सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग एंड डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सीधे सीधे मेटल पाउडर से हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स बनाती है। यह प्रोसेस SLS जैसा ही है, लेकिन इसमें प्लास्टिक की जगह मेटल पाउडर और एक बहुत ज्यादा पावरफुल लेजर का इस्तेमाल होता है। यह पूरा प्रोसेस एक बंद चैम्बर में होता है जिसमें आर्गन या फिर नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैस भरी होती है। ये गैस बेसिकली गर्म मेटल पाउडर को हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है। अगेन इसमें भी प्रोसेस में एक रोलर मेटल पाउडर की एक पतली लेयर को फैलाता है और फिर हाई पावर लेजर उस लेयर पर पार्ट का डिजाइन ट्रेस करती है। लेजर की जबरदस्त गर्मी मेटल के पार्टिकल्स को पूरी तरह पिघलाकर आपस में डिफ्यूज कर देती है, जिससे एक सॉलिड एंड बहुत ही ज्यादा डेंस मेटल लेयर बन जाती है। SLM और DMLS इन दोनों में एक छोटा सा टेक्निकल फर्क है। SLM मेटल को पूरी तरह पिघलाकर लिक्विड बना देती है, जबकि DMLS मेटल पार्टिकल्स को इतना गर्म करती है कि वो मोलिक्यूलर लेवल पर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि सिंटर हो जाते हैं बिना पूरी तरह लिक्विड बने। थोड़ा ज्यादा टैकी हो गया, लेकिन आप कंसेप्ट को समझो। पर रिजल्ट में दोनों ही बहुत मजबूत मेटल पार्ट्स बनाते हैं। दोनों के पार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जहां परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री में जेट इंजन्स के कंपोनेंट्स, मेडिकल फील्ड में पेशेंट स्पेसिफिक ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स एंड हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव पार्ट्स। लेकिन ये मशीन्स, इनके मटेरियल्स और इन्हें चलाने का खर्चा काफी ज्यादा होता है। यह प्रोसेस स्लो भी होता है और इसका बिल्ट वॉल्यूम काफी छोटा होता है, इसलिए ये बड़े पार्ट्स के लिए बेस्ट नहीं है। लिस्ट में नंबर 7 पे आती है EBM यानी इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग टेक्नोलॉजी। अब इलेक्ट्रॉनिक बीम मेल्टिंग भी एक पाउडर बेस्ड फ्यूजन प्रोसेस है, लेकिन ये लेजर की जगह एनर्जी सोर्स के रूप में एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर होता है। वैक्यूम जरूरी है क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन बीम को बिखरा देंगे अदरवाइज, और उसके साथ साथ ये मेटल पाउडर को ऑक्सीडाइज होने से भी बचाता है। EBM में इलेक्ट्रॉन बीम मेटल पाउडर को लेयर दर लेयर पिघलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम बहुत पावरफुल होती है, ये इवन हर लेयर को पिघलाने से पहले प्री हीट कर सकती है, जिससे फाइनल पार्ट में रेजिडुअल स्ट्रेस कम बनता है। EBM टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन मेटल्स के लिए बेस्ट होती है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम। इसलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में टरबाइन ब्लेड्स और मेडिकल फील्ड में ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा यूज हो रही है आजकल। एंड EBM आमतौर पर लेजर बेस्ड सिस्टम से तेज भी होती है, लेकिन पंगा ये है कि ये सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल्स के साथ काम कर सकती है एंड इससे बने पार्ट की सरफेस फिनिश काफी रफ होती है और उन्हें आमतौर पर मशीनिंग की जरूरत पड़ती है। CNC मशीन से बच नहीं सकते कंपोनेंट्स, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए। और लास्ट में नंबर 8 पे आती है DED यानी डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन करनी सिंपल लगती है, बट इनके नाम लेने साले जान पे आ जाते हैं यार। सच में इतने बड़े बड़े नाम, वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम सही। डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन या DED को आप एक एडवांस रोबोटिक वेल्डिंग आर्म या मेटल के लिए हाई टेक हॉट ग्लू गन की तरह समझ सकते हैं। इसमें एक मल्टी एक्सिस रोबोटिक आर्म होती है जिसके आगे एक नोजल लगा होता है। ये नोजल मटेरियल जो कि पाउडर या वायर के रूप में हो सकता है, उसको एक सरफेस पर डिपॉजिट करता है और उसी टाइम साइड से एक एनर्जी सोर्स जैसे कि लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम या प्लाज्मा आर्क उस मटेरियल को उसी टाइम पिघला देता है। ये पिघला हुआ मटेरियल नीचे के सरफेस से जुड़ जाता है और ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। रोबोटिक आर्म हर एक्सिस में घूम सकती है, इसलिए किसी भी एंगल पे मौजूदा पार्ट्स पर मटेरियल जोड़ सकती है। अब जानने वाली बात यह है कि DED का मेन इस्तेमाल शुरुआत से नए पार्ट बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि बड़े और महंगे मेटल कंपोनेंट्स को रिपेयर करने या फिर उन पर नए फीचर जोड़ने के लिए होता है। इसमें घिसे हुए टरबाइन ब्लेड्स को ठीक करना, पार्ट्स पर एक वियर रेजिस्टेंट कोटिंग चढ़ाना या टूटे हुए मोल्ड को रिपेयर करना शामिल। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मटेरियल डिपॉजिट करती है, इसलिए बड़े पैमाने पर रिपेयर के लिए काफी यूज होती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती, सरफेस फिनिश भी काफी रफ होता है और इसे फाइनल शेप देने के लिए CNC मशीन की जरूरत पड़ती ही है। कहा था ना, CNC से बच नहीं सकते। तो आज हमने देखा कि 3D प्रिंटिंग कैसे सिंपल प्लास्टिक प्रिंटर से शुरू होकर एडवांस मेटल रिपेयर सिस्टम तक पहुंच गई है। हर टेक्नोलॉजी की अपनी खास जगह और अपनी अलग पहचान है, इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी नहीं होती। इसी तरह CNC मशीन्स की अपनी जगह है और हमेशा रहेगी, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, ये तो फॉर श्योर है। इसलिए आज ही CNC मशीन को सीखना शुरू कीजिए। मेरी वेबसाइट mactovedha.com पे जाइए और मेरा CNC टर्निंग का कोर्स परचेज कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और हैकी टेक्की टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी प्रिंटिंग।